नमस्कार, मैं रमेश प्रसाद प्रतिदिन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैंसर, यह सब सुनते ही हमारे मन में डर पैदा हो जाता है और अगर ब्लड कैंसर हो तो यह डर वाजिब भी है, क्योंकि पहले जहां कैंसर से पीड़ित एक दो मरीज होते थे, वहीं आज अधिकतर घरों से कैंसर का कोई ना कोई मरीज पाया जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसने लोगों के घर द्वार बिका दिए। लोग अपनों को बचाने की कोशिश करते हैं और वे हार जाते हैं। जिसके घर में कैंसर का मरीज होता है उसका घर खत्म हो जाता है। इस मामले में हम बात करेंगे और हमारे साथ हैं चेन्नई के अपोलो अस्पताल के सीनियर डॉक्टर श्रीकांत मुरली कृष्णन, जो जाने माने हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। और डॉक्टर साहब, आपका नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। हमारे स्टूडियो में आने के लिए और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन यही है आपके सामने कि आखिर ब्लड कैंसर होता क्या है और ये किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को यह बीमारी होती है? ब्लड कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है, क्योंकि पहले 20 साल पहले कोई लोग बोलते थे मैं अच्छा था, इमीडिएटली मेरे को नोज़ में ब्लीडिंग हुआ या मुंह से ब्लड आया एंड देन एक हफ्ते में मैं मर गया उसके बाद, क्योंकि उस टाइम इतना टेस्ट नहीं था डायग्नोस करने के लिए, इतना मेडिसिन्स नहीं था जो अभी है। और अभी सबको अवेयरनेस भी हो गया। अगर हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, ब्लड टेस्ट करना या डॉक्टर को आकर देखना। अभी ब्लड कैंसर, ब्लड हमारा खून बोन मैरो से बनता है। बोन मैरो एक फैक्ट्री है, उधर से ब्लड बनता है। उसमें 3 टाइप ऑफ सेल्स आता है, रेड सेल्स लाल वाला, वाइट सेल्स सफ़ेद वाला और प्लेटलेट्स ब्लीडिंग नहीं होने का। सो ब्लड कैंसर में क्या होता है, बोन मैरो ठीक से काम नहीं करता है, उधर ब्लड प्रोडक्शन की वजह से नहीं होता है, वो कैंसर सेल्स, वो लुकीमिया सेल्स ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए ब्लड बहुत कम होता है। इधर रेड सेल्स लाल वाला कम हो जाता है, इसकी वजह से एनीमिया होता है। एनीमिया की वजह से टायर्डनेस होता है, वीकनेस होता है। अगर वाइट सेल्स आपका काम नहीं कर रहा है, इन्फेक्शन आ जाएगा। इन्फेक्शन आ गया, आपको फीवर होगा, कोई भी नॉर्मल डॉक्टर से जाएंगे, एंटीबायोटिक देगा, वो ठीक नहीं होगा। 5 दिन खाएंगे या 10 दिन खाएंगे, महीने भर खाएंगे, वो ठीक नहीं होगा। या प्लेटलेट्स जब कम होता है, ब्लीडिंग होता है, लाल स्पॉट्स आपका स्किन के अंडरनीथ आएगा, नाक से ब्लीडिंग आएगा, नोज से ब्लीडिंग आएगा। विमेन को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगा मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स में, तो वो भी एक साइन होता है। तो अगर बोन मैरो ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स आ सकता है। इसे इमीडिएटली डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपके उसी क्वेश्चन में एक छोटा सा और एक क्वेश्चन आ गया था कि मान लीजिए कि औरतों के पीरियड में अगर ब्लड आता है तो वो तो समझ में आता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि मेल के बारे में कैसे फिर पता लगेगा? हाँ, वही है, वो अच्छा क्वेश्चन है। अगर मेल्स है तो अनीमिया हो सकता है। अनीमिया मीन्स खून बहुत कम हो जाएगा। सो डेली जो वो काम कर रहा है वो इतना आसानी से नहीं कर पाएंगे, वो बहुत टायर्ड हो जाता है, वीक होता है। अगर वो वॉकिंग कर रहा है थोड़े समय से ही उसका हेल्थ इतना अच्छा से वॉकिंग नहीं कर पाएगा, वो टायर्डनेस हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, सीढ़ी चलने से सांस कष्ट होता है। एंड देन किधर से ब्लीडिंग हो सकता है, नोज से हो सकता है, यूरिन से हो सकता है, मोशन से हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकता है। एंड जैसे मैंने बोला, फीवर भी आ सकता है और एंटीबायोटिक्स देने से वो इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। अच्छा, एक अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं कि मान लीजिए कि लोग जनरल टेस्ट कराते हैं, तो इसके लिए क्या अलग से स्पेशल टेस्ट होता है या फिर जनरल टेस्ट कराने से भी ब्लड कैंसर का पता लग सकता है? हाँ, मोस्ट बेसिक टेस्ट है, सब लोग जानते हैं, हीमोग्लोबिन टेस्ट, वाइट सेल टेस्ट, प्लेटलेट टेस्ट, सीबीसी बोलते हैं। कोई भी लैब को जाएंगे, पैथोलॉजी और हेमाटोलॉजी लैब में अगर आप सीबीसी करेंगे, आपका हीमोग्लोबिन क्या है पता होगा और आपका WBC वाइट सेल बोलते हैं वो भी पता लग जाता है। तो उसमें अगर मेजर प्रॉब्लम है, अर्ली स्टेज में नहीं, मेजर
प्रॉब्लम होगा तो उसमें पता चलेगा। देन हम उसे और कुछ टेस्ट करके उससे पता लगाते हैं ये ब्लड कैंसर है। समटाइम्स ब्लड टेस्ट में पता होता है, समटाइम्स ब्लड टेस्ट में पता नहीं होता है। अच्छा, आपने पहले भी एक जो शब्द बोला था एक्यूट ल्यूकेमिया, इसके लक्षण क्या है? मतलब इसको पता कैसे चलता है कि हो गया है इस? सी एक्यूट मीन्स सडनली आता है। अच्छा। वो आदमी अच्छा है एंड इमीडिएटली उसका तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि खून हमारा शरीर में सब जगह पे जाता है। अगर खून में कोई प्रॉब्लम है इमीडिएटली पता चलेगा। अगर हीमोग्लोबिन बहुत डाउन हो गया देन अनीमिया का सिम्टम्स आता है। वाइट सेल्स बॉडी में नहीं काम करता है, इन्फेक्शन आ जाता है, क्योंकि हमारा बॉडी में सब लोग के लिए बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया को वाइट सेल्स कंट्रोल में रखता है। अगर वो वाइट सेल्स काम नहीं कर रहा है देन इन्फेक्शन हो जाता है। अगर प्लेटलेट्स काम नहीं कर रहा है ब्लीडिंग हो जाता है। सो इमीडिएटली ये सिम्टम्स आएगा एंड सडनली अगर ट्रीटमेंट नहीं देंगे वो बहुत सिक हो जाते हैं। अच्छा, इसके साथ है कि क्रोनिक ल्यूकेमिया और एक्यूट ल्यूकेमिया, ये दोनों अलग कैसे हैं या फिर इनमें अंतर क्या है? मतलब सी क्रोनिक ल्यूकेमिया क्रॉनिक मीन्स वो बहुत टाइम में होता है एंड उसका ग्रोथ बहुत स्लोली होता है, तो उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा। आउट पेशेंट में ट्रीटमेंट होता है। कुछ लोग को पता भी नहीं है, क्योंकि वो साल भर कुछ टेस्ट नहीं किया, डॉक्टर के पास नहीं गया, कुछ और चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, देन उस टाइम ब्लड में पिकअप हो जाता है। ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है। देन कुछ और टेस्ट करके डिसाइड करते हैं ये क्रॉनिक में कौन सा टाइप ऑफ ल्यूकेमिया है। समटाइम्स वाइट सेल में 2-3 टाइप होता है, उसका टाइप देन के हिसाब से ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं कुछ कंडीशंस के लिए। कुछ कंडीशंस के लिए वो टाइम बात करते हैं। बट अभी क्रॉनिक ल्यूकेमिया में क्या एक अच्छा है, टारगेटेड थेरेपी आ गया, तो सब आउट पेशेंट में कर सकते हैं, घर से ही कर सकते हैं, टैबलेट्स में ठीक हो जाता है। अच्छा, और एक चीज़ है, जब कभी भी कैंसर होता है या किसी भी को भी अगर बड़ी बीमारी होती है तो लोगों में ये एक जनरल थिंकिंग है कि ये जेनेटिक तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज मुझे हुआ है तो कहीं मेरे आने वाले जनरेशन को हो जाएगा। या फिर ये भी बताएं कि कभी कभी ये भी होता है कि लोग ऐसी जब असाध्य बीमारी हो जाती है तो लोग उससे छूने से कतराते हैं। हाँ। तो या तो ये जेनेटिक भी है या फिर ये छुआछूत से भी फैलता है, दोनों का आंसर? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि खून में होता है तो खून का बीमारी टच करने से या उसका खाने का प्लेट से खाने से या बेबी को चूमने से उसको हो जाता है ऐसा। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, ल्यूकेमिया जब फॉर्म होता है बोन मैरो से स्टेम सेल, वो मदर सेल बोलते हैं, वो एक सेल से ही वो हो जाता है। उसमें म्यूटेशन जो बोलते हैं या चेंजेस जो होते हैं जन्म की बात मोस्टली होता है, जन्म की पहले नहीं होता है। तो आपका अगर ल्यूकेमिया होगा, आपका जीन में कुछ चेंजेस होगा आपका जन्म की बात। वो 10 ईयर्स में हो सकता है, 5 ईयर्स में हो सकता है, 40 में हो सकता है, 60 या 70 में हो सकता है। वो जीन का चेंज है। जीन का चेंज ट्रांसमिट नहीं होता है, तो किसी को छूने से, किसी का प्लेट में खाने से या किसी माँ और बच्चे की से वो ट्रांसमिट नहीं होता है। ब्लड कैंसर का जो रोगी हो जाता है, मतलब कोई अगर बीमार हो गया तो उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं? उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसको कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, ये सारी बातें। सी ब्लड कैंसर बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन है। पेशेंट के लिए नहीं है, पेशेंट का फैमिली का है एंड डॉक्टर को भी है। अच्छा। क्योंकि 3 लोग का बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि पेशेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट का उसका हेल्थ बहुत बिगड़ जाता है। वो टायर्ड वीक होता है, उसका पहले जो वो काम कर रहा था वो नहीं कर पा रहा है, वो घर में या हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है, उसका इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसका ठीक से उसका डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पा रहा है। कुछ लोग बेड बाउंड है, तो उसका डेली नेसेसरी नीड्स भी किसी और को देखभाल करना पड़ता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकता है। एंड ट्रीटमेंट भी जैसा मामूली इन्फेक्शन जैसा 5 दिन अब एंटीबायोटिक आ जाते हैं, देन 6 दिन ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ब्लड कैंसर का, एक्यूट कैंसर का ट्रीटमेंट लॉन्ग टाइम चलता है प्रोसेस, तो वो भी डिफ़िकल्ट है।
एंड देन पेशेंट का फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ता है, कॉस्ट वाइज, इमोशनल वाइज, मेंटल वाइज। सो ये भी है, डॉक्टर को भी बहुत बार बात करना पड़ता है डे टू डे, क्योंकि वो क्रॉनिक दिन पर दिन वो चेंज होता है उसका सिचुएशन। जो हम आज बोल रहे हैं वो 10 दिन बाद वही सिचुएशन नहीं होगा, तो वो भी बहुत डिफ़िकल्ट है एक्सप्लेन करना, क्योंकि हम पहले बोलते हैं ऐसा ऐसा जाएंगे, बट अगर इन्फेक्शन हो गया then बीच में कुछ और भी हो सकता है। तो ये ब्लैक एंड वाइट में नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अगला सवाल ये है कि क्या ब्लड कैंसर जड़ से ख़त्म किया जा सकता है या नहीं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसी बड़ी बीमारी के बाद होता क्या है कि काफ़ी लंबा इलाज कराना पड़ता है उनको, और इसमें पूरा परिवार इन्वॉल्व हो जाता है और उनका घर द्वार भी बिक जाता है। तो ऐसा अगर नहीं हो सकता है, तो जड़ से ख़त्म अगर नहीं होता है, तो फिर लोग इलाज ही क्यों कराएं? कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी घर में ऐसा भी कंडीशन आता है, तो क्या ये जड़ से ख़त्म किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक क्वेश्चन है। क्योंकि जब पहले थे ना, सिर्फ जो लोग आएंगे कैंसर की ट्रीटमेंट, एक्यूट ल्यूकीमिया में बोल रहा हूँ, हमें सिर्फ एक ही रास्ता था उस टाइम में, 30 इयर्स पहले बोल रहा हूँ। अगर ट्रीट करेंगे एंड वो सब मेडिसिन्स देंगे, 3-4 मंथ ब्रेक के बिना हॉस्पिटल में रहेंगे, अगर वो निकलता है या नहीं निकलता है, ऐसा हुआ था। और दूसरा है, जो लोग मानते हैं अभी मेरा तबीयत और मेरा हाल ऐसा है, मुझे इतना ट्रीटमेंट नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ सपोर्टिव केयर या पैलिएटिव केयर में जाता हूँ। बट अभी सिचुएशन बदल गया है ये 30 इयर्स में। अभी टारगेटेड थेरेपी आ गया, इम्यूनोथेरेपी आ गया, और अभी क्या है, आधा का आधा अभी हम फर्स्ट साइकिल अलोन हम जो बोलते हैं हॉस्पिटल में करना पड़ता है मोस्टली। देन उसके बाद सब साइकिल हम होम केयर ट्रीटमेंट या डे केयर ट्रीटमेंट में करते हैं। उसमें क्या है, हॉस्पिटल में एडमिशन होने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो आपका घर में कंफर्टेबली ले सकते हैं। अगर इन्फेक्शन हो गया या हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, बट अभी ट्रीटमेंट बहुत चेंज हो गया। तो मे बी जैसा आप बोल रहे हैं ना, बहुत दिन करना पड़ता है, बट अभी वो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है, हॉस्पिटल से होम केयर ट्रीटमेंट, डे केयर ट्रीटमेंट आया है। दूसरा स्टेप क्या है, उससे अभी आगे बढ़कर 2-3 साल में ओरल ट्रीटमेंट आ गया। मतलब आप कहना चाहते हैं कि परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इसके लिए? परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। एंड अभी ट्रीटमेंट शिफ्ट हो रहा है इंजेक्शन से टैबलेट्स की तरफ से। मे बी इन अदर 5 इयर्स से देखेंगे एक कॉम्बिनेशन आ जाएगा, हम ओरल ट्रीटमेंट में कर सकते हैं। अभी कर सकते हैं 2-3 मंथ बाद, अभी हो जाएगा। मे बी फ्यूचर में ये शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, एक और ब्लड कैंसर के साथ और एक मान्यता है कि इसमें खून की बहुत ज़रूरत पड़ती है, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। तो ये सही है, या मरीज़ को हर महीने चेंज करना पड़ता है, हर दिन चेंज करना पड़ता है, मतलब क्या? ये बहुत अच्छा सवाल है। एंड ये क्या है ना, क्योंकि फर्स्ट साइकिल जो हम बोलते हैं इंडक्शन थेरेपी बोलते हैं। इंडक्शन थेरेपी का काम क्या है, जो ट्रीटमेंट हम देते हैं, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या कीमोथेरेपी, वो कैंसर सेल्स को पूरा हटा देगा। अच्छा। वो जब वो सेल्स को हटाएगा, कुछ टाइम लगता है वो बोन मैरो अपने आप काम करने में, तो उस टाइम तक हमको ब्लड देना पड़ता है, प्लेटलेट देना पड़ता है, रफली अराउंड 10 टाइम्स to 15 टाइम्स देना पड़ता है फर्स्ट मंथ में। देन उसके बाद वो कम हो जाता है, मे बी सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ में 2 बार, देन 3 मंथ में ऐसा नहीं। तो पहले डेफिनेटली हमको ब्लड देना पड़ेगा, बट उसकी बात कम हो जाता है, क्योंकि वो बोन मैरो पहले काम नहीं कर रहा है, उसे ठीक करने में हमको पूरा वो हटाना पड़ता है, उस टाइम हमें सपोर्ट करना पड़ता है। अच्छा, ये पहला स्टेज कैसे पता लगेगा? मतलब अगर रोगी, तो आपने एक बार बताया कि लोगों को मतलब थकान महसूस होने लगेगी, किसी को ब्लीडिंग होने लगेगा, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि मरीज़ इग्नोर करते हैं। तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कि मतलब नहीं, आप जब पहला आपको लगे थकान हो रहा है तो आप ब्लड सीधा
ब्लड कैंसर के लिए चेक कराएं या फिर नॉर्मल? अगर हम थकान महसूस हो रहा है, सबको कैंसर नहीं है, नहीं बहुत लोग को अनीमिया है। अच्छा। ऑलमोस्ट 100% में 90% 95% अनीमिया ही है, बट कुछ 5% में वो होगा। अगर वो हम ब्लड टेस्ट करेंगे, उसमें नॉर्मली अनीमिया होगा, आप टैबलेट्स खाएंगे, कुछ ना कुछ विटामिन टैबलेट या कुछ खाने में इम्प्रूव करेंगे, देन ठीक नहीं होगा। देन उस टाइम भी आपको केयरफुल रहना है। अगर ये मामूली सा अनीमिया नहीं, डाइटरी रिलेटेड विटामिन नहीं, कुछ और प्रॉब्लम है, WBC में प्रॉब्लम है, प्लेटलेट में प्रॉब्लम है, देन इमीडिएटली उसे देखना चाहिए, क्योंकि एक्यूट ल्यूकेमिया में टाइम बहुत क्रिटिकल है। क्योंकि अगर आपका ब्लीडिंग इंटरनली हो गया, अच्छा। अगर ब्रेन में हो गया, देन लेट स्टेज में आकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिट होना है जब ट्रीटमेंट देंगे। अगर आप फिट नहीं हैं, देन ट्रीटमेंट भी देना बहुत मुश्किल है। अगला सवाल डॉक्टर साहब से है कि डॉक्टर साहब, ये हेमाटोलॉजी क्या होता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हेमाटोलॉजिस्ट को आपको क्यों देखना है। पहले 30 इयर्स पहले कुछ लोग को अभी पता नहीं। जैसे मैंने बोला, हेमाटोलॉजी बहुत रैपिडली एक्सपैंडिंग फील्ड है। ब्लड का कोई भी कनेक्शन है, ब्लड रिलेटेड कंडीशन है, हम हेमाटोलॉजी बोलते हैं। उसमें एनीमिया आता है, हीमोग्लोबिन कम है, प्लेटलेट कम हो जाता है, ITP बोलते हैं, ब्लीडिंग होता है। देन कुछ लोग को वाइट सेल्स में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, वो भी हेमाटोलॉजी है। ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, DVT बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, लंग में क्लॉटिंग। सो ये सब हेमाटोलॉजी का प्रॉब्लम है। एंड दूसरा मेन और कुछ प्रॉब्लम है, ब्लड ब्लीडिंग होता है कुछ लोग के लिए, कोई भी कारण है। ब्लड में बहुत सारा फैक्टर्स है, प्रोटीन है, हीमोफीलिया है, वो भी हेमाटोलॉजी है। एंड अगर नॉर्थ ईस्ट में थैलेसीमिया बहुत कॉमन है, सिकल सेल बहुत कॉमन है, हीमोग्लोबिन E डिजीज़ कॉमन है, ये सब हेमाटोलॉजी होता है। ये सब हेमाटोलॉजिस्ट का काम है। एंड दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कैंसर नहीं हेमाटोलॉजी है। कैंसर का हेमाटोलॉजी भी है। माइलोमा बोलते हैं बोन मैरो कैंसर, लिम्फोमा बोलते हैं लिम्फ ग्लैंड्स का कैंसर, देन ल्यूकीमिया भी बात किया था। सो ये सब हेमाटोलॉजी में हो जाता है। अच्छा, एक बात और बताइए कि मतलब अगर जिसको ब्लड कैंसर हो गया, तो अपोलो, जो चेन्नई अपोलो है, उसमें एक मरीज के लिए कितनी सारी सुविधा है, और वो कब तक एक अगर बहुत ज़्यादा मरीज ब्लड कैंसर का मरीज है तो कब तक वो ठीक हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। जब कैंसर होता है, सिर्फ डॉक्टर का काम भी नहीं है, ओके। हमें अच्छा से अदर स्पेशलिटी सपोर्ट चाहिए, जैसा जनरल फिजिशियन, जैसा इन्फेक्शन टीम, जैसा वो सब बैकअप स्पेशलिस्ट, क्योंकि जब ट्रीट करेंगे प्रॉब्लम्स हो सकता है ना, ICU बैकअप भी चाहिए। एंड दूसरा, लेबोरेटरी का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली ब्लड टेस्ट करना है, वो देकर हमें इलाज करना है। एंड देन ब्लड बैंक का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड चाहिए, प्लेटलेट चाहिए। सो हमें ये मल्टी सिस्टम अप्रोच है। ये सब एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में होता है, ये अपोलो हॉस्पिटल में है। एंड राउंड द क्लॉक 24/7 हम मरीज़ का देखभाल करेंगे। एंड नॉट ओनली दैट, जो मेडिसिन्स हमें नॉर्मली नहीं मिलता है, अगर इंपोर्ट करना है तो हम रेडीली इंपोर्ट करेंगे। लास्ट मंथ एक पेशेंट था, हमें यूरोप से एक मेडिसिन मंगवाना पड़ा था, एंड वो भी बहुत जल्दी करना पड़ा था। एंड वी वर एबल टू डू इट। सो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, वो टाइमिंग है, स्पेशलिस्ट है, सब थिंग्स एक रूफ में है, तो इसीलिए वो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, ये ब्लड कैंसर का कोई उम्र की सीमा है क्या? मतलब कभी बच्चे को भी हो सकता है, या फिर बड़े को, या फिर एक एज के लास्ट एज में ऐसा कुछ है? कुछ है? हाँ, वही है, क्योंकि जैसे मैंने बोला, वो स्टेम सेल्स में आता है। वो स्टेम सेल बोन मैरो से मदर सेल है। सो वो सेल जन्म की बाद चेंज हो जाता है। वो कौन सा एज में होता है? कुछ लोग के लिए रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से होता है, एटॉमिक एनर्जी, कुछ लोग केमिकल्स की वजह से होता है, बेंजीन की वजह से होता है, कुछ लोग कुछ इन्फेक्शंस की वजह से होता है, कुछ लोग के लिए कोई कारण नहीं है। तो ये
कब ये स्विच होगा, मे बी 10 ईयर्स में हो सकता है, 30 to 40 में हो सकता है, कुछ लोग के लिए 70-80 में भी हो सकता है। बट जनरली क्या है, जब एज एडवांस होता है वो स्टेम सेल का फंक्शन भी एडवांस होता है, वो बहुत सारा चेंजेस होता है किसी इंसान का टाइम पे। तो एज एज एडवांसेस ये बहुत कॉमन है। अच्छा, ये एक चीज़ और बताइए, आजकल जो लोग फास्ट फूड जिसको मतलब जंक फूड बोलते हैं, ये ब्लड कैंसर का ये रीज़न है या नहीं? सी डायरेक्टली हम बता नहीं सकते, बट सम कार्सिनोजेंस बोलते हैं, कुछ केमिकल्स बोलते हैं, वो केमिकल्स आपको स्टेम सेल्स को अफेक्ट कर सकता है। दिन पर दिन एक एक न्यू फाइंड आउट होता है। जो इनिशियली वो डिस्क्राइब हुआ था, पता लगाया था, वो बेंजीन था, पेट्रोकेमिकल्स था, पेस्टिसाइड्स था, एटॉमिक रेडिएशन था। अभी नया नया कार्सिनोजेंस भी आ रहा है। तो जनरली फास्ट फूड हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं है। किसी भी बीमारी का हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता है, एंड कुछ कार्सिनोजेंस भी, केमिकल्स भी है, तो वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। डॉक्टर साहब, आखिर में एक क्वेश्चन है कि क्या हम कह सकते हैं हिंदुस्तान कैंसर के एटम बम पर बैठा है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्या है, अभी बहुत सारा ट्रीटमेंट्स आ गया, बहुत सारा लोग अभी गूगल करते हैं, नेट में पढ़ते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है इमीडिएटली नेट पे जाकर देखते हैं। सो अवेयरनेस बहुत हो गया। कोई भी प्रॉब्लम है लोग देखते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है, मैंने देखा है कोविड की बाद सब लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गया, सब लोग अपना हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं वो सोच रहे हैं। तो इसीलिए जनरली क्या हुआ, अभी लाइफ स्पैन बहुत हो गया है। सो जब लाइफ स्पैन बहुत होता है एंड टेस्टिंग बहुत होता है, ये बहुत पिकअप हो जाता है। सो अभी लोग बहुत सारा टाइम जीते हैं एंड टेस्टिंग भी बहुत है। तो इसीलिए अभी कैंसर ही नेक्स्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स में बड़ा समस्या बनेगा, जैसा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है। क्योंकि अभी बहुत लोग जिएंगे 70-80 ईयर्स तक, बहुत सारा लैब्स आ गया, टेस्टिंग करेंगे, बहुत अर्ली डायग्नोसिस होंगे। तो इसीलिए कैंसर अभी बहुत प्रिवेलेंट हो गया। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी बातें बताई जिससे मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन जाते जाते एक संदेश जिससे लोग सावधान रहें, सचेत रहें, ताकि उनको ये बीमारी ना हो, ऐसा कोई संदेश देना चाहेंगे? बहुत इम्पोर्टेंट है, ट्रीटमेंट रिलेटेड है, क्योंकि हम बहुत जर्नी से आया है ये कंडीशन ट्रीट करके। 2 इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो जनरल पब्लिक को होना। एक ब्लड डोनेशन है। अगर ब्लड आसानी से नहीं मिलता है, सब लोग को पता है, सो सब लोग ब्लड डोनेशन के बारे में सोचना है। ब्लड डोनेशन बहुत नोबल कॉज है एंड अगर ब्लड डोनेट करेंगे ये पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा है बोन मैरो डोनेशन और पेरिफेरल स्टेम सेल डोनेशन। अभी क्या होता है, बहुत सारा डोनर रजिस्ट्रीज है। अगर किसी को बोन मैरो ट्रांसप्लांट चाहिए, पेरिफेरल स्टेम सेल ट्रांसप्लांट चाहिए, हमें डोनर चाहिए, देन ओनली इसको क्योर कर सकते हैं। अगर फैमिली में डोनर नहीं है, बाहर जाकर ढूंढना पड़ता है। विदेश में बहुत सारा रजिस्ट्रीज है, बहुत सारा लोग डोनेट करते हैं, बट इधर कुछ स्टिग्मा होता है। मैं बोन मैरो अगर डोनेट कर दिया मुझे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक बकल टेस्ट है, आपको फर्स्ट रजिस्टर करना, आपका टाइपिंग हो जाएगा, आपको ब्लड वो बैंक में आपका रजिस्ट्री हो जाएगा। देन अगर कोई पेशेंट को ज़रूरत है, देन आपको फिर बुलाएंगे, मे बी 2 साल 5 ईयर्स बैक, पूरा टेस्ट करेंगे। अगर आप ठीक है, अच्छा है, देन ब्लड से निकलवाएंगे, कोई ऑपरेशन से नहीं, ब्लड से निकलवाएंगे वो स्टेम सेल्स एंड वो दे देंगे। एंड उसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगा, आप फिर भी नॉर्मल वर्क कर सकते हैं, नॉर्मल रिटर्न बैक टू वर्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ब्लड डोनेशन, बोन मैरो रजिस्ट्री में एनरोल करना एक अच्छा चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब सब जानकारी के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। अब अंत में हमारे दर्शकों के लिए एक आवश्यक सूचना है। अगर कोई व्यक्ति जो इस बीमारी से पीड़ित है, उनके परिजन डॉक्टर श्रीकांत मुरली कृष्णन से उनका इलाज करवाना चाहते हैं, तो वे अपोलो अस्पताल चेन्नई के
रीजनल ऑफिस जो कि राजगढ़ में स्थित है में संपर्क कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर 8404037649 पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।